हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज से हमारे चैनल पर उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज़ स्टार्ट कर दी गई है, जिसका पार्ट 1 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में उत्तराखंड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए आज की इस मॉक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.6 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भड़ भंडारी माधो सिंह नाटक रचना किसकी है। आपको बताना है कि भड़ भंडारी माधो सिंह नाटक रचना जो है वो किसकी है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है, आप अपना आंसर बताएं जल्दी से। देखिए, भड़ भंडारी माधो सिंह नाटक रचना है राजेंद्र धस्माना की। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है राजेंद्र धस्माना की। अगर हम बात करें, राजेंद्र धस्माना पहाड़ के एक प्रखर चिंतक, कवि, साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, नाटककार और आंदोलनकारी थे। और इनका जन्म वर्ष 1937 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म वर्ष 1937 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल के बग्याली में हुआ था। बग्याली पौड़ी में इनका जन्म हुआ था। भड़ भंडारी माधो सिंह, इसके अलावा जंक जोड़, जंक जोड़, इसके अलावा अर्धग्रामेश्वर, अर्धग्रामेश्वर और जय भारत जय उत्तराखंड नाटकों का लेखन इन्होंने गढ़वाली में किया। यानी कि जितने भी ये नाटक थे, इनका लेखन राजेंद्र धस्माना ने किस भाषा में किया था? गढ़वाली भाषा में किया था। और ये द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के प्रधान संपादक तथा दूरदर्शन के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन के संपादक रह चुके हैं। और इनकी मुख्य कविता संग्रह की अगर हम बात करें, तो इनकी मुख्य कविता संग्रह कौन सी है? नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पखलई। पखलई इनकी मुख्य कविता संग्रह है, जो कि आयोग द्वारा पूछी जा सकती है। पखलई इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटरंग वाली का उद्भव किस चंद शासक के समय हुआ था। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस सीरीज में आपको। और आपको बताना है कि आप 15 क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ऑनेस्टी से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा सेशन के एंड में। तो चलिए, पटरंग वाली का उद्भव किस चंद शासक के समय हुआ, आप बताएं जल्दी से, आप अपना आंसर कीजिए। देखिए, पटरंग वाली का उद्भव जो है वो किस चंद शासक के समय हुआ था? इंद्र चंद के समय हुआ था। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पटरंग वाली क्या था? पटरंग वाली एक प्रकार की प्रथा थी। चंद शासन काल में ये एक प्रकार की प्रथा थी पटरंग वाली, जिसका उद्भव इंद्रचंद के समय हुआ था। पटरंग वाली झूठी अफवाहों को कहा जाता था। जो चंद शासन काल में झूठी अफवाहें थी, उनको क्या कहा जाता था? पटरंग वाली कहा जाता था। और बात करें इंद्रचंद की, तो ये चौथा चंद शासक था। इंद्रचंद चौथा चंद शासक था और इसने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। और इसने चीन से व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? देखिए, उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है किसको? अजय पाल को। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
देखिए नेपोलियन जो था एक शक्तिशाली शासक था और इसी तरह अजय पाल भी एक शक्तिशाली शासक शासक था। अजय पाल ने 52 गढ़ों को अपने बाहुबल से जीता था, यानी कि अजय पाल बहुत ही शक्तिशाली शासक था, जिसके कारण इसे उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है। और देखिए अजय पाल जो था इसने सरोला ब्राह्मणों की भी नियुक्ति की थी और अजय पाल ने प्रसिद्ध माप तौल का मापक पाथा का प्रचलन किया था। आपसे पूछा जाए कि माप तौल का जो प्रसिद्ध मापक है पाथा, इसका प्रचलन किसने शुरू किया था? तो किसने किया था? अजय पाल ने किया था। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, नोट कर लीजिए। और एक ग्रंथ में अजय पाल को आदिनाथ कहा गया है और यह ग्रंथ कौन सा है? ये ग्रंथ है सांवरी ग्रंथ। सांवरी ग्रंथ है जिसमें अजय पाल को क्या कहा गया है? आदिनाथ कहा गया है। और देखिए अजय पाल जो है इसको गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। ये पॉइंट पे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की आदिम जनजाति में एक वनराज जनजाति के निर्वाचित प्रथम निर्दलीय विधायक कौन है? तो देखिए विश्व की आदिम जनजाति में से एक है, कौन सी जनजाति? वनराज जनजाति। और इसके निर्वाचित प्रथम निर्दलीय विधायक कौन है, ये आपको बताना है। आप सभी लोग हर क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से अपना आंसर करते रहें, कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताते रहें। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कौन है? गगन सिंह रजवार हैं। वनराज जनजाति के निर्वाचित प्रथम निर्दलीय विधायक हैं गगन सिंह रजवार। देखिए गगन सिंह रजवार धारचूला विधानसभा सीट से 2 बार निर्दलीय विधायक चुने गए हैं। ये ध्यान रखेंगे। कहाँ से? धारचूला। धारचूला जो कि कहाँ पर, किस जनपद में पड़ता है? आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो गगन सिंह रजवार धारचूला विधानसभा सीट से 2 बार निर्दलीय विधायक चुने गए हैं और वर्ष 2002 में और वर्ष 2007 में कब चुने गए थे? एक तो चुने गए थे वर्ष 2002 में, दूसरा चुने गए थे वर्ष 2007 में। तो 2 बार ये निर्दलीय विधायक चुने गए हैं धारचूला विधानसभा सीट से। और देखिए बात करें वनराज या वनरौत की, तो राजी जनजाति को वनराज या वनरौत कहा जाता है या फिर इनको जंगल का राजा कहा जाता है, राजी जनजाति को। और राज्य की सबसे कम आबादी वाली ये जनजाति है। कौन सी जनजाति? वनराज जनजाति या फिर राजी जनजाति। और कौन सी भाषा बोलते हैं राजी जनजाति के लोग? ये लोग बोलते हैं मुंडा भाषा। और इनके आवासों को क्या कहा जाता है? रौत्यूड़ा कहा जाता है। इनके आवासों को कहा जाता है रौत्यूड़ा। तो एक क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, आपको लग रहा है कि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, कुमाऊं का दार्जिलिंग किसे कहते हैं? कुमाऊं का दार्जिलिंग कहा जाता है किसको? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। देखिए कुमाऊं का दार्जिलिंग कहा जाता है किसको? कौसानी को। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दार्जिलिंग चाय उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग जो है आपने सुना होगा दार्जिलिंग की जो चाय है, और टीवी में ऐड भी आता है दार्जिलिंग से रिलेटेड। तो दार्जिलिंग चाय उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और इसी प्रकार कौसानी भी चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कुमाऊं का दार्जिलिंग कौसानी को कहा जाता है। और बागेश्वर जिले में कौसानी स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। गोमती व गरुड़ नदी के बीच स्थित ये एक पर्यटक स्थल है। पूछा जाए आपसे कि कौसानी किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो गोमती, ध्यान रखिएगा, गोमती और गरुड़ नदी के बीच ये स्थित पर्यटक स्थल है, जो कि किस पहाड़ी पर बसा है? पिंगनाथ पहाड़ी पर। पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा हुआ है कौसानी। और सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थल भी कहाँ पर ही है? कौसानी में ही स्थित है। चलिए अगला है आपका, स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र कब शुरू हुआ था? स्वाधीन प्रजा जो समाचार पत्र था ये कब शुरू किया गया था? ये शुरू हुआ था आपके वर्ष 1930 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अल्मोड़ा से वर्ष 1930
1930 से लेकर वर्ष 1933 तक साप्ताहिक पत्रिका स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन विक्टर मोहन जोशी ने किया था। ये ध्यान रखेंगे कब से कब तक किया था और इसके जो संपादक थे वो कौन थे और प्रकाशन किसने किया था, ये सभी पॉइंट जो है ये इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो आप सभी लोग इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखेंगे। अल्मोड़ा से वर्ष 1930 से वर्ष 1933 तक साप्ताहिक पत्रिका स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन किसने किया था? विक्टर मोहन जोशी ने। विक्टर मोहन जोशी ने इसका प्रकाशन किया था। और कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था अल्मोड़ा से। और वर्ष 1930 ईस्वी में अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था मोहन जोशी ने ही किया था। और मोहन जोशी ने ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसके बाद इनका नाम क्या हो गया था? जिसके बाद इनका नाम हो गया था विक्टर जोसेफ। अगला देखिएगा, छड़नदेव लघु परियोजना किस जनपद में स्थित है? आपको बताना है छड़नदेव जो लघु परियोजना है वो किस जनपद में स्थित है। देखिए छड़नदेव लघु परियोजना ये स्थित है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। छड़नदेव लघु परियोजना बहुत ही ये छोटी परियोजना है, यानी कि किलोवाट में इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। ये ध्यान रखेंगे, किलोवाट में इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है छड़नदेव लघु परियोजना की। देखिए वर्ष 2001 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2001 में केंद्र सरकार द्वारा पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया था। ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। केंद्र सरकार द्वारा पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? वर्ष 2001 में दिया गया था। और उत्तराखंड जल विद्युत निगम का गठन कब किया गया? ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम का जो गठन है ये 1 अप्रैल 2001 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर मंदिर में मिली लकुलिश की 2 मूर्तियों को कौन सी शताब्दी का माना जाता है? देखिए जागेश्वर की मंदिर से मिली हैं लकुलिश की 2 मूर्तियां, जिनको किस शताब्दी का माना जाता है? इनको माना जाता है 11वीं शताब्दी का। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 11वीं सदी के आसपास द्वाराहाट में 30 मंदिरों व 365 बावड़ियों का निर्माण कत्यूरी राजाओं ने करवाया था। ध्यान दीजिएगा, 11वीं शताब्दी के आसपास द्वाराहाट में 30 मंदिरों व 365 बावड़ियों का निर्माण किसने करवाया था? कत्यूरी राजाओं ने कराया था। और द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है। कुमाऊं का खजुराहो भी द्वाराहाट को ही कहा जाता है। और आपसे पूछा जाए इसका पुराना नाम क्या था द्वाराहाट का, तो नोट कर लीजिएगा लखनपुर। नोट कर लीजिए लखनपुर इसका पुराना नाम है। किसका? द्वाराहाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और देखिए आज शाम को 8 बजे आपको फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल जो मॉक सीरीज है उसका 48वां पार्ट मिलेगा। तो आप सभी लोग उस क्लास को भी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आप उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें यूनिक क्वेश्चन दिए गए हैं। फॉरेस्ट गार्ड का जो मॉक सीरीज है रात को 8 बजे प्रोवाइड कराई जाती है हमारे द्वारा। तो यूनिक क्वेश्चन उस सीरीज में प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि आपके उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग रात को 8 बजे वो क्लास जरूर फॉलो कीजिएगा। और साथ ही साथ इन क्लासेस को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आप सभी का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी रहता है हमारे लिए, तभी हम आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए मोटिवेट रहते हैं। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस सेशन को और कमेंट करके बताएं आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। और आप अपना स्कोर भी कमेंट करते रहें। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दून श्री सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। दून श्री सम्मान बताएं किस क्षेत्र में दिया जाता है?
देखिए दूनश्री सम्मान जो है ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूनश्री सम्मान पर्यावरण क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है। और वर्ष 2019-20 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2019-20 का दूनश्री सम्मान हिमालय बचाओ आंदोलन के संयोजक व मलेथा आंदोलन के नायक समीर रतूड़ी को दिया गया था। किसको दिया गया था? समीर रतूड़ी को दिया गया था। वर्ष 2019-20 का दूनश्री सम्मान। और ये हिमालय बचाओ आंदोलन और हिमालय बचाओ आंदोलन के ये संयोजक थे और मलेथा आंदोलन के ये नायक थे। कौन? समीर रतूड़ी। तो इन्हें वर्ष 2019-20 का दूनश्री सम्मान दिया गया, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, सनत कुमार सरोवर किस जिले में स्थित है? देखिए सनत कुमार सरोवर जो है ये आपके किस जिले में? नैनीताल जिले में स्थित है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नौकुचिया ताल को क्या कहा जाता है? सनत कुमार सरोवर ताल भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। किसको कहा जाता है ये भी आपको पता रहना चाहिए। और रिलेट करके आयोग इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट पूछेगा तो उनको पता है कि सबने पढ़ा है, लेकिन अगर घुमा फिरा कर दिया होता है तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन जो है आते हुए भी गलत करके आते हैं। अगर आपको पता होगा कि नौकुचिया ताल जो है इसका नाम ही सनत कुमार सरोवर है तो आप करेक्ट करके आ सकते हैं। तो किस जिले में ये स्थित है उससे रिलेट करके आप बता सकते हैं। नौकुचिया ताल किस जिले में? नैनीताल जिले में स्थित है। और नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ये ताल है और इस ताल की गहराई की अगर हम बात करें तो 40 मीटर इसकी गहराई है। और कितने कोनों वाला ये ताल है? ये 9 कोनों वाला ताल है, ये ध्यान रखें। अगला देखिएगा, प्राचीन कुमाऊं में प्रचलित शब्द थर्प का अर्थ क्या है? देखिए प्राचीन कुमाऊं में प्रचलित शब्द था थर्प और इसका अर्थ बताना है। जल्दी से आप सभी लोग बताएं। कल की जो सीरीज प्रोवाइड कराई गई थी तो बहुत सारे लोग कह रहे थे काफ़ी इजी है, तो आज आपका टास्क है 20 क्वेश्चन आपको इस सीरीज में प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आप कितना स्कोर कर रहे हैं जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ स्कोर भी आप कमेंट कीजिएगा वीडियो के एंड में। तो प्राचीन कुमाऊं में जो थर्प शब्द है वो प्रचलित है किससे? ये संबंधित किससे? इसका अर्थ क्या है ये बताना है। जल्दी से बताएं आप सभी लोग इसका अर्थ। प्राचीन कुमाऊं में प्रचलित जो शब्द थर्प था वो क्या था? एक पैमाना था, एक गीत था, एक कर था, क्या था, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बताएं। देखिए इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। एक पैमाना भी नहीं था, गीत भी नहीं था, एक कर भी नहीं था। ये कत्यूरी शासनकाल में सामंतों के प्रशासनिक भवन को थर्प कहा जाता था। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसको कहा जाता था थर्प? कत्यूरी शासनकाल में। किस शासनकाल में? ये भी ध्यान रखेंगे। कत्यूरी शासनकाल में सामंतों के जो प्रशासनिक भवन होते थे ना उनको कहा जाता था थर्प। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण गढ़वाल का केसरी किसे कहा जाता है? देखिए दक्षिण गढ़वाल का केसरी कहा जाता है किसको? इसका राइट आंसर हो जाएगा केसर सिंह रावत को। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केसर सिंह रावत दक्षिण गढ़वाल के पहले जेल जाने वाले व्यक्ति थे। और गढ़ केसरी किसको कहा जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है गढ़ केसरी। और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा वर्ष 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की थी। और गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। किसका? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का। वर्ष 1918 ईस्वी में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था और इनको क्या कहा जाता है? गढ़ केसरी कहा जाता है। और दक्षिण गढ़वाल का केसरी किसको कहा जाता है? ये केसर सिंह रावत को कहा जाता है। दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, इनको ध्यान रखते हुए चलें आप सभी लोग। अगला देखिएगा, उत्तराखंड में जैविक उत्पादन निगम की स्थापना कब हुई थी? बताएं। उत्तराखंड में जैविक उत्पादन निगम जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए जैविक उत्पादन निगम जो है इसकी स्थापना कब हुई थी?
इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च 2004 को। 24 मार्च 2004 को उत्तराखंड में जैविक उत्पादन निगम की स्थापना हुई थी। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए भारत का पूर्णतः जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य भारत का पूर्णतः जैविक राज्य है और उत्तराखंड भी इसी पथ पर अग्रसर है। और देखिए जैविक खेती और जैविक क्रियाकलाप को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड में जैविक उत्पादन निगम की स्थापना की गई थी। ये ध्यान रखेंगे कब की गई थी? 24 मार्च 2004 को। अगला देखिएगा कन्हैया अष्टमी कौन सी जनजाति मनाती है? कन्हैया अष्टमी मनाती है कौन सी जनजाति? ये है आपकी थारू जनजाति जो कि कन्हैया अष्टमी मनाती है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कन्हैया अष्टमी को थारू जनजाति जो है इसको बड़े धूमधाम से मनाती है। और थारू जनजाति के लोगों का जो प्रमुख त्योहार है वो कौन सा है? बजहर। बजहर इनका प्रमुख त्योहार है थारू जनजाति के लोगों का, जो कि कब मनाया जाता है? बैसाख माह में मनाया जाता है। और दिवाली को ये लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। होली के अवसर पर ये लोग एक नृत्य करते हैं। होली के अवसर पर एक नृत्य थारू जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है और ये नृत्य कौन सा है? ये है खिचड़ी नृत्य। खिचड़ी नृत्य करते हैं ये लोग किस अवसर पर? होली के अवसर पर। आज की ये क्लास आपको कैसी लग रही है? आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिएगा मेरी 21 कहानियां किसकी रचना है? देखिए मेरी 21 कहानियां जो रचना है वो किसकी है? डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश की है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हरिदत्त भट्ट शैलेश जी जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? चमोली में और वर्तमान रुद्रप्रयाग के भटवाड़ा गांव में। भटवाड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। भटवाड़ा गांव जो है पहले चमोली के अंतर्गत आता था, अब ये किस जिले में पड़ता है? रुद्रप्रयाग जिले में अब ये पड़ता है। तो देखिए जो हरिदत्त भट्ट शैलेश जो है इनका जन्म चमोली वर्तमान रुद्रप्रयाग के भटवाड़ा गांव में वर्ष 1926 ईस्वी को हुआ था। और 19 सितंबर को इनकी पुण्यतिथि को उत्तराखंड में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें इनकी तो शिखर और शिखर, इसके अलावा आगे और आगे, अभियान और अभियान, घाट घाट का पानी, तो इनकी ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ये ध्यान रखें। अगला देखिएगा पुराणों में कीचक वेणु किस वृक्ष का नाम है? देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, आज का ये सेशन बहुत ही आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। आप कितना स्कोर कर रहे हैं? आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर कर रहे हैं? आप अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए पुराणों में कीचक वेणु कहा जाता है किसको? रिंगाल को। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रिंगाल, इसके वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसका? किमोनो बमोसा। किमोनो बमोसा फेलकाटा। किमोनो बमोसा फेलकाटा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और बात करें बाज के वैज्ञानिक नाम की तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? क्वर्कस इनकोना। क्वेरकस इनकोना बाज का वैज्ञानिक नाम होता है। और बाज वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान भी कहा जाता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? बताना है आपको गढ़वाल पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। जिन लोगों ने अभी भी सेशन को शेयर नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए। आज का ये सेशन पसंद आ रहा है। और आप सभी लोग जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है हमारी यूट्यूब चैनल को, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। गढ़वाल पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है किसको? चंद्र मोहन रतूड़ी को। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका। और गढ़वाल जन जागरण का पितामह किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए गढ़वाल
पुनर्जागरण का पिता तो कहा जाता है चंद्रमोहन रतूड़ी को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गढ़वाल जन जागरण का पितामह किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तारा दत्त गैरोला। गढ़वाल जन जागरण का पितामह तारा दत्त गैरोला को कहा जाता है। तो रिलेट करके भी आप क्वेश्चंस याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किस चंद शासक को कहा जाता है। देखिए, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है चंद शासक देवी चंद को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जगत चंद के बाद देवी चंद जो है ये गद्दी पर बैठा था, और देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं क्योंकि इसने चाटुकारों पंडितों की सलाह पर धन लुटवाया था। ये ध्यान रखेंगे, चाटुकार पंडित जो थे इनकी सलाह पर इसने धन लुटवाया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। क्या कारण है ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, कपकोट किस पर्वत पर स्थित है। कपकोट स्थित है आपके किस पर्वत पर, ये स्थित है दियोली पर्वत पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दियोली पर्वत पर आपका कपकोट स्थित है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कपकोट में 27 जुलाई वर्ष 1966 ईस्वी को 6.3 रिएक्टर का भूकंप आया था, जिससे यहाँ पर बहुत क्षति हुई थी, और उत्तराखंड की प्रथम और ये ध्यान रखिए कि उत्तराखंड की जो प्रथम जेल जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी महिला थी वो कौन थी, बिश्नी देवी शाह थी। और इनका जन्म भी कहाँ पर था, जिनका संबंध कहाँ से था, कपकोट बागेश्वर से इनका संबंध था। ये ध्यान रखेंगे, इनका संबंध था बागेश्वर से, ये ध्यान रखेंगे। और आपके कपकोट भी किस जनपद में स्थित है, बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंडिया का परगना किसका प्राचीन नाम था। देखिए, मुंडिया का परगना आपको बताना है, मुंडिया किसका प्राचीन नाम था। देखिए, मुंडिया का जो परगना था वो किसका प्राचीन नाम था, ये था बाजपुर का प्राचीन नाम। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। उधम सिंह नगर जिले का जो बाजपुर नगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है, धूमा नदी के तट पर ये स्थित है, और पुराना नाम क्या था इसका, मुंडिया। ये ध्यान रखेंगे, मुंडिया इसका प्राचीन नाम था। बाजपुर नगर किसने बसाया था, बाजपुर नगर बाज बहादुर चंद शासक बाज बहादुर चंद द्वारा बसाया गया था। और यहाँ पर वर्ष 1959 को पहली सहकारी चीनी मिल खोली गई थी। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बाजपुर में वर्ष 1959 को पहली सहकारी चीनी मिल खोली गई थी, जो देश की प्रथम सहकारी चीनी मिल थी। ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।